का उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं महेंद्र चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अपने आरएस बैच के अंतर्गत जो रिवीजन सेशन है उसकी अपन शुरुआत करते हैं और राजस्थान क्लास संस्कृति कक्षा में अपने इस विषय को गहनता से अध्ययन किया और उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई संशय, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में ना रहे, अतः इन प्रश्न उत्तरों के माध्यम से अपन और पूरी कल्चर का एक बहुत बेहतरीन रिवीजन करेंगे। दोस्तों प्रत्येक आपके टॉपिक वाइज अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। संत संप्रदाय से प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ प्रधान पीठ है। नवल संप्रदाय डूंगरपुर, निष्कलंक संप्रदाय बीकानेर, अलखिया संप्रदाय जोधपुर, लालदासी संप्रदाय भरतपुर। और सही कूट के आधार पर अपने को मैच करना है कि कौन से संप्रदाय की प्रधान पीठ या प्रधान गद्दी कहां है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रधान पीठ या प्रधान गद्दी का मतलब क्या है। प्रधान पीठ या प्रधान गद्दी का मतलब होता है उस संप्रदाय का मुख्य स्थान जहां पर उस संप्रदाय के अनुयायी वगैरह कोई विशेष बार त्योहार पर इकट्ठे होते हैं, फेस्टिवल वगैरह मेला वगैरह मनाते हैं, उसको प्रधान गद्दी बोल दो, प्रधान पीठ बोल दो, मुख्य केंद्र बोल दो, एक ही बात है। तो देखो सबसे पहले नवल संप्रदाय, और आप अच्छे से जानते हो नवल दास जी ने चलाया था। नवल संप्रदाय नवल दास जी हसोलाव गांव पड़ता मेड़ता के पास में नागौर जिले के अंदर, वहां के रहने वाले थे। लेकिन इस संप्रदाय का जो मुख्य गद्दी है वो जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना। नवल संप्रदाय जोधपुर के अंदर, इसका मतलब ए के आगे आपका कंफर्म बताओ कौन सा नंबर आएगा? 3 नंबर आएगा। निष्कलंक संप्रदाय के बारे में आप जानते हो, संत मावजी ने चलाया था। संत मावजी का जो संप्रदाय है वो है निष्कलंक संप्रदाय। मावजी जिन्हें वागड़ का धनी कहते हैं, इसका मतलब मावजी वागड़ के हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रधान गद्दी भी वागड़ में होगी। ऑप्शन में देखो वागड़ का कोई जिला मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है, डूंगरपुर। निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ साबला गांव पड़ता, साबला गांव कहां पर है? डूंगरपुर में। वहां निष्कलंक संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। इसका मतलब यह हो गया कि बी के आगे आपका आ जाएगा 1 नंबर, बी के आगे 1 नंबर। नेक्स्ट, अलखिया संप्रदाय, अलख स्तुतो प्रकाश ग्रंथ वाला संप्रदाय बताया था आपको। देखो एक है आलसिया संप्रदाय मूलक दास जी ने चलाया था, जो प्रयागराज में उसकी मुख्य गद्दी है, उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आलकिया संप्रदाय अपने चुरू के रहने वाले लालगिरी जी ने चलवाया था, और लालगिरी जी के द्वारा चलाए गए इसकी प्रधान गद्दी कहां पर है? इसकी प्रधान गद्दी है बीकानेर के अंदर, ध्यान रखना, बीकानेर। इसका मतलब सी के आगे 2 हो जाएगा, सी के आगे 2। और लालदासी संप्रदाय, जयराम जी जब भी एक दूसरे से मिलते हैं बोलते क्या है? जयराम जी। तो ये जयराम जी वाला जो लालदासी संप्रदाय है, ये लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी कहां पर पड़ेगी? नांगला जहाज कहां पर पड़ता है? भरतपुर। इसका मतलब डी के आगे क्या आ जाएगा? 4 नंबर आ जाएगा। यानी 3 1 2 4, 3 1 2 4 कौन से विकल्प में आ रहा है? 3 1 आपका सी के आगे 2 4, ऑप्शन सी में आ रहा है। मतलब आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3 1 2 4, 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा और उपयुक्त में से कितने युग्म असुमेलित है। देखो ये आरपीएस में प्रश्न पूछने का नया ट्रेंड है। अपन सोचते हैं कि कितने जोड़े असुमेलित है, कौन सा युग्म असुमेलित है, ऐसा पूछा है। नहीं, कितने युग्म असुमेलित है, यानी नंबर्स बताने हैं जो कि अनमैच्ड पेयर है, बेमेल जोड़ा कितने हैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले आशापुरा माता, इनका मुख्य मंदिर है नाडोल कहां पर है? पाली, नाडोल पाली के अंदर है आशापुरा माता। और इस मंदिर की एक खास बात याद रखना, इस मंदिर के अंदर हाथों में मेहंदी लगी हुई है तो फिर आपको पूजा नहीं करने देंगे। और दूसरा, पूजा करते समय सिर ढका होना चाहिए और महिलाओं का घूंघट निकला हुआ होना चाहिए। इस टाइप के प्रावधान इस मंदिर में, आशापुरा माता वाले मंदिर में बने हुए हैं। तो अलग अलग मंदिरों के अलग अलग रूल्स होते हैं। आशापुरा माता सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। दिस इज द रॉन्ग, ये आपका गलत है। सांबर के चौहान अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता को मानते हैं। ये नाडोल, पाली और जालोर, यानी मैं यूं कहूं कि सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। कौन से चौहानों की कुलदेवी है? सोनगरा, नाडोल, पाली और जालोर वाले चौहान। मां करणी माता
बीकानेर राठौड़ों की इष्ट देवी बिल्कुल सही है। बीकानेर के राठौड़ और जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेच्या माता। नागाना गांव बालोतरा में मंदिर बना हुआ है। लेकिन इष्ट देवी का मतलब जिनको बीकानेर के राठौड़ मुख्य रूप से पूजते थे वो है माता करणी माता, बिल्कुल सही है। ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर में, ज्वाला माता जोबनेर। और ये खंगारोत वंश की आपके ज्वाला माता खंगारोतों की कुल देवी, बिल्कुल सही बात है। उष्ट्रवाहिनी ऊंट पर सवार, उष्ट्रवाहिनी जिसे अपन सारिका माता भी कहते हैं, ध्यान रखना। उष्ट्रवाहिनी जिन्हें अपन कौन सी माता बोलते हैं? सारिका माता। और ऊंट पर सवार है इसलिए नाम हो गया उष्ट्रवाहिनी। और ये पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है, ध्यान रखना। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी, जबकि आगे लिखा हुआ सोनगरा चौहानों की कुल देवी, गलत है। सोनगरा चौहानों की कुल देवी तो आशापुरा माता है। सुगाली माता 10 मुख और 54 हाथ वाली देवी, औवा के ठाकुरों की कुल देवी, बिल्कुल सही उत्तर है। यानी उपयुक्त में से कितने युग्म असुमेलित है, कितने जोड़े बेमेल है वो छांटना है। देखो पहला जोड़ा बेमेल है मतलब 1, करणी माता वाला सही है, ज्वाला माता वाला सही है, उष्ट्रवाहिनी वाला गलत है यानी 2 गलत हो गए, और सुगाली वाला सही है। कितने युग्म गलत है, असुमेलित है? तो केवल 2 युग्म असुमेलित है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। एक तरफ कुछ देवता लिखे हुए हैं और फिर उनके सामने कुछ उनके उपनाम लिखे हुए हैं, और फिर पूछा कि उपयुक्त में से कितने युग्म असुमेलित है। क्वेश्चन फिर से देखना, कितने युग्म असुमेलित का प्रश्न पूछा है। सबसे पहले देव बाबा बरसात के लोक देवता, पहला ही गलत है। बरसात का लोक देवता मामा देव है, बरसात का लोक देवता मामा देव है, ध्यान रखना। देव बाबा गवालों के लोक देवता है, गवालों को भोजन करवाने पर देव बाबा प्रसन्न होते हैं। देव बाबा वेटेनरी डॉक्टर है, पशु चिकित्सक है, ध्यान रखना। देव बाबा पशु चिकित्सक है। और देव बाबा आयुर्वेद के देवता है। बरसात के देवता तो कौन से देव है? मामा देव है। इलोजी छेड़छाड़ के लोक देवता, बिल्कुल सही है। कुंवारों के लोक देवता और छेड़छाड़ के लोक देवता इल्लोजी है। इल्लोजी मूल नाम छोटू राम था। मामा देव पशुपालकों के पालनहार, पशुपालकों के पालनहार तो अभी अभी मैंने बताया, पशुपालकों के पालनहार देव बाबा है, मामा देव नहीं है। बिग्गाजी जाकड़ समाज के कुलदेवता, बिल्कुल सही बात है। बिग्गाजी जाटों में एक गोत्र है जाकड़, जाखड़ों के कुलदेवता है बिग्गाजी, और इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है रीडी गांव। बिग्गा जन्मिया रीडी, रीडी बीकानेर, रीडी बीकानेर। बिग्गाजी रीडी के रहने वाले हैं, रीडी पड़ती है बीकानेर। गोगाजी दौलिया वीर नहीं, गोगाजी जहार वीर है। गोगाजी कौन से वीर है? जहार वीर। और दौलिया वीर तो तेजा जी है। दौलिया वीर तो कौन है? तेजा जी है भाई। दौलिया जाट में तेजा जी का, दौलिया गोत्र में तेजा जी का जन्म हुआ था, इसलिए दौलिया वीर कहते हैं। गोगा जी को कौन सा वीर कहते हैं? जहार वीर कहते हैं। इसका मतलब एक तो ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया, और एक ये गलत हो गया। कितने युग्म असुमेलित है? 3 युग्म असुमेलित है, केवल 3 युग्म असुमेलित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ आपके कुछ संगठनों के नाम लिखे हुए हैं और सामने उनकी स्थापना का साल लिखा हुआ है, सामने उनकी स्थापना का साल लिखा हुआ है, और आराम से अपने को पहचान लेना है कि कौन सा संघ, अपने संगीत का संस्थान या साहित्य का संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ है। देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी 1963। गुरुजी ये तो पढ़ाया नहीं आपने, मैंने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो नहीं पढ़ा तो कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। भारतीय लोक कला मंडल रटा हुआ है, रटा हुआ है। जब कठपुतली पढ़ाया था तब बताया, तब 22 फरवरी 1952 देवी लाल सामर। देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी है कहां पर? तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर। भारतीय लोक कला मंडल ये उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है।
किसने बनाई थी? देवीलाल सामर के द्वारा बनाई गई थी। भारतीय लोक कला मंडल किसने बनाया था? तो अपन बताएंगे देवीलाल सामर ने बनाया था। कब बनाया था? 22 फरवरी 1952 को बनाया था। 22 फरवरी 1952। प्रमुख कार्य विलुप्त होती कलाओं को संरक्षण देना। इसका मतलब 1952 कहां पर है? ये रहा 1952 यहां है। इसका मतलब बी के आगे कन्फर्म 3 नंबर आएगा। बी के आगे 3 ढूंढो। बी के आगे यहां 2 है, ये तो नहीं होगा। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। चलो कोई बात नहीं। अगला देखो रविंद्र मंच। रविंद्र मंच भी जयपुर में है, नहीं पढ़ाया। रूपायन संस्थान, रूपायन संस्थान बताया था 1960 1960। कहां पर? बोरुंदा, बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण के अंदर। संस्थापक कोमल कोठारी और सह संस्थापक विजयदान देता, विजयदान देता। तो 1960 का मतलब डी के आगे कंफर्म कितने नंबर आएगा? 2 नंबर आएगा। डी के आगे 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। कौन सा होगा? डी। अब तो मुझे भी सब कुछ आता है कि रविंद्र रंगमंच की स्थापना 1963 में हुई थी और ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी भी 1957 में और ललित कला अकादमी भी 1957 में। इसका मतलब ऑप्शन क्रमांक डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को आपके सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। द्रुपद गायकी की शैलियां और प्रवर्तक लिखे हुए हैं और मैच करना है कि कौन सा है। देखो द्रुपद गायकी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो द्रुपद गायकी है बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। द्रुपद गायकी, द्रुपद गायकी, इसमें 3 बातें याद रखना। एक तो द्रुपद गायकी प्रारंभ किसके काल में हुई थी? प्रारंभ तो आप बताएंगे ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है ग्वालियर। ग्वालियर के राजा थे जिनका नाम था आपके मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर, ग्वालियर शासक मानसिंह तोमर के काल में इस गायन शैली की क्या होती है? शुरुआत होती है। इसकी 4 प्रमुख रागे हैं। 4 प्रमुख रागे हैं। देखो एक तो गौरहर वाणी, एक खंडार वाणी, एक डागुर वाणी और एक वाणी आपकी नोहर वाणी और रह जाती है। नोहर वाणी, नोहर वाणी एक और है नोहर वाणी। नोहर वाणी के तो चंद्र कौन थे? चंद्र, याद रखना चंद्र। गोहर वाणी तानसेन, खांडरवाणी समोकन, डागुरवाणी ब्रजचंद डागुर। यानी ये तो सारी सुमेलित ही है। 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, द्रुपद गायन हेतु, द्रुपद गायन हेतु, द्रुपद गायन हेतु लक्ष्मण भट्ट तेलंग, लक्ष्मण भट्ट तेलंग एक संगीतज्ञ हैं। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, लक्ष्मण भट्ट तेलंग 2024 पद्मश्री से सम्मानित। 2024 पद्मश्री से सम्मानित। 2024 पद्मश्री से सम्मानित लक्ष्मण भट्ट तेलंग। देखो राजस्थान में 4 लोगों को वर्ष 2024 में पद्मश्री मिला है। एक तो बहरूपिया कला के लिए जानकीलाल भांड को, एक मांड गायन के लिए गनी बंधुओं को ध्यान रखना, और एक द्रुपद गायन के लिए लक्ष्मण भट्ट तेलंग को मिला है। तो कोई करंट के हिसाब से पूछ ले लक्ष्मण भट्ट तेलंग का संबंध किस गायन से है? द्रुपद गायन से है। यहां पर ऑप्शन क्रमांक ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 में वाद्य यंत्रों की कैटेगरी लिखी हुई है और सूची 2 में वाद्य यंत्रों के नाम लिखे हुए हैं और आपको मैच करना है कि कौन सा वाद्य किस कैटेगरी में आता है। जैसे सबसे पहले तत्, तत् का मतलब होता वह वाद्य जिनमें तारों के आपस में टकराने से ध्वनि की उत्पत्ति हो, ऐसे वाद्यों को तत्वाद्य कहा जाता है। और अपन ने तत्वाद्य पढ़ने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की, तब सारा पंगा कम हुआ। इसे सारे के सारे तत्वाद्य याद हो गए थे क्लास में, तो अब आपको याद बचे कि नहीं बचे वो भी पता लग जाएगा। देखते हैं, दुकाको, डेरू, रमजोल, सतारा। दुकाको, दुकाको बिल्कुल सही है। तत् कैटेगरी में कौन सा आएगा? दुकाको आएगा। और दुकाको आपको मैंने बताया था भील जनजाति, भील जनजाति दीपावली पर पैरों के मध्य दबाकर बजाती है। पैरों के मध्य
पैरों के मध्य रखकर बजाती है, तो दुका को। अवनद, अवनद में मैंने आपको बताया था कि वह वाद्य जिसका निर्माण चमड़ा मंड कर किया जाता है, ऐसे वाद्यों को अवनद कहा जाता है। और डेरू बिल्कुल सही है, गोगा जी का प्रिय वाद्य। गोगा जी का प्रिय वाद्य कौन सा है? गोगा जी का प्रिय वाद्य डेरू हो जाएगा, डमरू जैसा ही होता है। गन धातु से बने वाद्य जिनको आपस में टकराने अथवा चोट करने पर स्वर की उत्पत्ति हो, गन कहलाते हैं। रमजोल बिल्कुल सही है, घुंघरू जैसी होती है रमजोल। घुंघरू थोड़े से ज्यादा वेट होते हैं, रमजोल थोड़ी लाइट वेट होती है। पैरों में छन 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 की आवाज आती है, इसको अपने बोल देते हैं रमजोल। सतारा, तारा आ रहा है लेकिन तत् नहीं है, मैंने ट्रिक बताई थी, तू भूल ना कर मौसम में सीन देखने की। तुरहई, बुंगल, नागपणी, मोरचंग, सतारा, मसक, सिंगी, नड़, कर्णा, मयंक, ये सब इसके अंतर आएंगे। तो सुशीर मतलब जिनको फूंक मार करके बजाया जाए, जिसे प्राण वाद्य या वायु वाद्य भी कहा जाता है, तो सतारा। इसका मतलब ये तो सारे ही मैच है, यानी 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, निम्नलिखित को सुमेकित कीजिएगा। एक तरफ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं और सामने उनके फेमस आर्टिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, और मैच करना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा आर्टिस्ट बजाता है, कौन सा वाद्य कौन सा कलाकार बजाता है। एक तरफ बपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल, सदीक खां, जहूर खां, कर्णा बील, रामनाथ चौधरी। देखो इसको तो पहचानना ही चाहिए, इनके सब के बारे में मैंने आपको कहानी क्लास में खूब सुनाई थी। देखो रामनाथ चौधरी अपने जयपुर के पास पदमपुरा गांव है, वहां के रहने वाले चौधरी साहब, और मैंने कहा कि ये नाक में अलगोजा डालकर बजाते हैं। दुनिया मुख से अलगोजा बजाती है और ये नाक से अलगोजा बजाते हैं। पटवार में पूछा भी गया था। तो रामनाथ चौधरी किसका कलाकार है? अलगोजा। किसका कलाकार है? अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा। नेक्स्ट, कर्णा बील, मैंने आपको बताया था कि लंबी मूंछों के कारण गिनीज बुक में दर्ज करना, जिनको कुछ लोग डकैत भी कहते थे, कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के अंदर डाके डालते थे करना। और बाद में मैंने आपको बताया कि कोई सऊदी अरब की साइड की कोई महिला थी, उनसे उनका प्रेम प्रसंग हुआ और बाद में ये प्रेम की दुनिया के अंदर आ जाते हैं और नड़ बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो सऊदी की महिला कहते हैं कि धोखा देके चल गई। उसके बाद भी करना आराम से अपने जैसलमेर के अंदर नड़ बजाया करते थे और अंत बुरा हुआ था। करना कहते हैं कि एक बार रात को अपने घर के बाहर सो रहे थे खाट लगा करके, और भगवान जाने रात को कौन आया करना की गर्दन काट करके ले गया। वो कर्णा की गर्दन आज भी रहस्य बनी हुई है कि आखिरकार कर्णा की गर्दन गई कहां पर। तो वो कर्णा बील जो लंबी मूंछों के कारण गिनीज बुक में दर्ज है, वो बजाते हैं नड़। कर्णा क्या बजाएंगे? नड़। और जहूर खां मेवाती, जहूर खां मेवाती मैंने बताया था कि यहां डाल करके टकड़क टक टक टकड़क टक 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 तक एक अलग ही टाइप का वाद्य है। मेवात का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा? बपंग बजाएंगे। तो जहूर खां क्या बजाएंगे? बपंग। और खड़ताल का जादूगर कौन है? सदीक खां मांगणियार। तो मिला दो, ए बपंग का जहूर खां कौन से में? 2 में। नड़ का कर्णा बील नड़ कौन से में है? 3 में। आपका अलगोजा रामनाथ चौधरी सी के आगे 4 और डी के आगे 1। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। किस ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन के अंतर्गत आ रहा है। 2 3 4 1 तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कुछ होली के नाम लिखे हुए हैं और सामने उनके स्थान, फेमस स्थान लिखे हुए हैं, और पूछा कि कितने युग्म असुमेलित है, कितने जोड़े मेल बेमेल है। देखो ये जितनी भी होलियां लिखी हुई है, पहली बात तो यहां पर यह याद रखना कि कोड़ा मार होली, देवर बाबी होली, पत्र मार होली, लठ मार होली, अंगारों की होली, ये सब होलियां धुलंडी के दिन खेली जाती है। क्योंकि यहां पर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए आपके ये कोड़ा मार होली किस मास में मनाई जाती है, और ज्यादातर लोग होली का नाम आते ही फाल्गुन मास कर आए थे। नहीं,
जितनी भी टाइप की ये होलियां, कोड़ा मार, लट मार, पत्थर मार, कंडा मार, कपड़ा फाड़, देवर भाभी, जितनी भी टाइप की होलियां हैं, ये सब दुलंडी वाले दिन मनाते हैं। और दुलंडी जो है फाल्गुन में नहीं आकर के चैत्र में आता है। तो अगर पहली बात, इनमें सब में से किसी भी टाइप की होली का मंत्र पूछ लिया जाए तो चैत्र का महीना आपको कर करके आना है। अब देखो, कोड़ा मार होली ब्यावर रोंग है। ब्यावर की देवर भाभी होली फेमस है। ब्यावर की देवर भाभी होली फेमस है। कोड़ा मार होली आपके कहां की फेमस है? बिनाई। बिनाई पहले अजमेर जिले में आता था, बिनाई अब केकड़ी के अंदर आता है। कहां पर आता है? केकड़ी के अंदर। ठीक है। देवर भाभी होली बिनाई नहीं, देवर भाभी होली ब्यावर की फेमस है और कोड़ा मार होली बिनाई की फेमस है। पत्थर मार होली बाड़मेर, बिल्कुल सही है। लटमार होली करौली, बिल्कुल सही है। अंगारों की होली बीकानेर, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कितने युग्म असुमेलित है? 2 युग्म असुमेलित है। 2 युग्म असुमेलित है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 युग्म असुमेलित है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 के आगे लिखा हुआ त्योहार ऑब्लिक पर्व है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है तिथि, और मैच करना है कि कौन सा त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल तृतीया, ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण छठ, छोटी तीज श्रावण पूर्णिमा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है, कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। रक्षाबंधन जानते हैं अपन, रक्षाबंधन का तो दूसरा नाम ही है नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार, श्रवण कुमार की पूजा का उत्तम दिन, अमरनाथ यात्रा का समापन, ये सब रक्षाबंधन है। छोटी क्लास में जब पढ़ते थे तब रक्षाबंधन पर खूब ही लेख आते थे अपनी स्कूल के अंदर कि रक्षाबंधन पर निबंध लिखो, होली पर निबंध लिखो, पर्यावरण प्रदूषण एक अभिशाप, कंप्यूटर एक वरदान, भ्रष्टाचार एक दिंबक, ये सब अपने छोटी क्लास में खूब लेख लिखे। और कभी कभी तो इतने लिख देते थे कि सप्लीमेंट्री की कॉपी तक भर देते थे। तो अब इन चीजों को लेकर के तो अपने को बताने की कोई जरूरत है नहीं कि रक्षाबंधन कब आएगा। सावन पूर्णिमा। ऊब छठ, ऊब यानी उबा रहना, उबा मतलब खड़ा रहना, और खड़े रहकर व्रत करते हैं। ऊब छठ को पूरे दिन खड़े नहीं रहते, शाम को सूर्य अस्त से चंद्रमा के उदय तक खड़े रहते हैं। भाद्रपद कृष्ण छठ को। कजली तीज, देखो छोटी तीज और गणगौर, ये तो कहां की फेमस है? जयपुर। अपन गीत गाते हैं कि जाऊंली जयपुर ये देखूंली गणगौर, जाऊंली जयपुर ये देखूंली गणगौर। तो छोटी तीज और गणगौर तो कहां की फेमस है? जयपुर की। और कजली तीज या बड़ी तीज फेमस है बूंदी की, और ये आती है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया। छोटी तीज जयपुर की फेमस है, और इस तीज के बारे में कहावत है कि जे ने जोयो जयपुरियो तो जग में आके के करियो। अगर तुमने जयपुर की तीज नहीं देखी तो इस जग में आकर के करिया, कुछ भी नहीं किया। तो छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया को आती है, और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज फेमस कहां की है? जयपुर की फेमस है। कजली तीज कहां की फेमस है? बूंदी की फेमस है। बाकी पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। तो मिला दो भाई, ए के आगे आएगा 4 नंबर, बी के आगे आएगा 3 नंबर, सी के आगे आएगा 2 नंबर, और डी के आगे आएगा 1 नंबर। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन ए में आ रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। एक तरफ मेला लिखा हुआ है और सामने उनका स्थान लिखा हुआ है, और फिर आपको कहा है कि कितने युग्म असुमेलित है। फिर वही बात, कितने युग्म असुमेलित है, कितने युग्म असुमेलित का प्रश्न पूछा है। तो सुइया मेला, सुइया मेला, सुइया मेला ध्यान रखना चौहट्टन में पड़ता, चौहट्टन। और चौहट्टन कहां पर पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। चौहट्टन बाड़मेर में पड़ता है सुइया मेला, चौहट्टन बाड़मेर में। नंबर 2 पर सुइया मेला जो है, सुइया मेला, इस सुइया मेला के अंदर हर साल ये नहीं बरता है, ये पौष मास की सोमवती अमावस्या को बरता है। पौष मास की सोमवती अमावस्या, पौष मास की सोमवती अमावस्या को बरता है। पौष मास की सोमवती अमावस्या, याद रखना, सोमवती अमावस्या को बरता है। नेक्स्ट, हर साल नहीं बरता, लगभग 4 साल में बरता है। डांडा पंपाराम का मेला,
डांडा पंपाराम का मेला, मान लीजिए आपको कंफर्म नहीं है तो भी कोई बात नहीं चलेगा। फूलडोल मेला, फूलडोल मेला, फूलडोल मेला शाहपुरा में बढ़ता है। शाहपुरा, शाहपुरा अब अलग जिला बन गया है, लेकिन पुराने जिलों के अकॉर्डिंग भीलवाड़ा में आएगा। यह आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। नरहड़ पीर जी का मेला डूंगरपुर में गलत है। नरहड़ पीर का उर्स बरता है, नरहड़ पीर का उर्स, और नरहड़ पीर का उर्स बरता है आपका चिड़ावा। चिड़ावा कहां पर पड़ता है? झुंझुनू। इसका मतलब यह हो गया कि आपका 4 नंबर तो कंफर्म गलत है, 4 नंबर तो कंफर्म गलत है, और 4 नंबर कंफर्म गलत है तो फिर 4 के साथ 2 आ रहा है, क्योंकि डांडा पंपाराम का मेला विजयनगर में बढ़ता है। विजयनगर श्री गंगानगर के अंदर, जयपुर में नहीं बढ़ता है। यहां बाड़ा पदमपुरा का मेला बढ़ता है। तो 2 और 4 जो विकल्प है वो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मेलों पर विचार कीजिएगा। निम्नलिखित मेलों पर विचार कीजिए और कौन से मेले भाद्रपद मास में लगते हैं ये आपको छांटना है। निम्नलिखित मेलों पर विचार कीजिए और कौन से मेले भाद्रपद मास में बढ़ते हैं। देखो, खेजड़ली मेला, यह तो मुझे कंफर्म पता है कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इसका मतलब 6 नंबर तो कंफर्म है कि भाद्रपद में आएगा। तो 1 2 3 4 यहां 6 नहीं है, बाकी इन तीनों में 6 है। ठीक है। कल्प वृक्ष का मेला, कल्प वृक्ष का मेला सावन अमावस्या को बढ़ता है। सावन मास की अमावस्या, श्रावण अमावस्या को मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। इसका मतलब 4 जिस ऑप्शन में आ रहे हैं ये तो कंफर्म है कि वो उत्तर नहीं होगा। देखो, 4 किस किस में आ रहे हैं? इसमें नहीं आ रहा, इसमें 4 आ रहा, 4 ये वाला गलत हो गया, इसमें भी 4 आ रहा, ये भी गलत हो गया। अब देखो, रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। नहीं तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि अपने आप ही ऑप्शन ही केवल और केवल 1 3 5 और बताओ क्या बचा है? 6 बचा है। तो 1 3 5 और 6 अपने आप ही हो जाए। गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी को बढ़ता है। कहां बढ़ता है? रणथंबोर में। बजरंग पशु मेला बाड़मेर में बढ़ता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में बढ़ता है। कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास में बढ़ता है। बरतरहरी का मेला सरिस कालवर में बढ़ता है। खेजड़ली मेला जोधपुर ग्रामीण में बढ़ता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृति में मुगदना क्या है? राजस्थानी संस्कृति में मुगदना क्या है? यह पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है। मुगदना क्या है? नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, वर पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला बोझ, भोजन पकाने की लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है। यह तो नहीं है। लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है उसे मोकड़ी कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? मोकड़ी बोला जाता है। ध्यान रखना, मोकड़ी। आपके लाख की चूड़ियां होती है, जयपुर के अंदर बनती है, जयपुर की फेमस है। नववधू के साथ जाने वाली लड़की, जब नई नई लड़की पहली बार ससुराल जाए तो भाई पहली बार ससुराल जाए तो स्वाभाविक सी बात है हिचकिचाहट सी होती है। जिस घर में वो लड़की इतने लाड प्यार से पली बड़ी, आज वो उस घर को छोड़कर दूसरे घर जा रही है, तो एक बार थोड़ा सा एनवायरमेंट सेट होने में टाइम लगता है। इसलिए उस नवविवाहिता के साथ उसी के परिवार की कोई समझदार महिला या लड़की को भेज दिया जाता है जो कि वहां जाकर के उसकी हेल्प वगैरह कर दे। एक दूसरी जो महिलाएं हैं ससुराल पक्ष की इंट्रोडक्शन करवा दे, छोटा मोटा कोई कामकाज सिखा दे। तो उस महिला को तो मुगदना नहीं कहते, उसको तो ओलंदी कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ओलंदी बोला जाता है। ध्यान रखना, वर पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला भोजन नहीं। वर पक्ष की तरफ से जो भोजन दिया जाता उसे जानोटन कहते हैं। वर पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? जानोटन कहलाता है। वधु पक्ष का भोजन जेवनवार कहलाता है। विवाह के अगले दिन का भोजन बडार कहलाता है। विवाह से पहले रिश्तेदारों का भोजन बनोड़ा कहलाता है। तो ये 4 टाइप के भोजन है। तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां, देखो आजकल तो अपने शादी ब्याह में ज्यादातर जो मिठाइयां बनती है वो मिठाइयां गैस
गैस की भट्टी पर बनती है। लेकिन पुराने टाइम के अंदर मिठाइयां, या आज भी अपने गांव में तुम भले कितनी आदमियों को मिठाइयां बनवा रहे हो, भोजन बनवा रहे हो, लेकिन कितना भी गैस की भट्टियां ला दो, एक भट्टी जमीन में आज भी जरूर खोदी जाती है। और जो भट्टी जमीन में खोदी जाती है, जिनमें वो लकड़ियां डाली जाती है, उनको ध्यान रखना मुगदणा कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। अतः इसका सही उत्तर क्रमांक कौन सा ऑप्शन होगा? सी उत्तर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चुनाव कीजिएगा। यहां पर कुछ राजस्थानी रिवाज लिख रखे हैं और रिवाजों के आगे लिख रखा कि असुमेलित जो है उसको अपने मैच छांटना है, कौन सा असुमेलित है। देखो, सबसे पहले मुकलावा। ये जो मुकलावा है, इसी मुकलावा के एक दो अन्य नाम भी होते हैं, मुकलावा, गोना, गोना, या इसी को बोल देते हैं आणो। क्या बोल देते हैं? आणो, आणो। ये 2021 वाले आरएस प्री में आया भी था। विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर ससुराल भेजना, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अपने को असंगत जो है वो छांटना है। पुराने टाइम में कम उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती थी भाई। आजकल तो जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, विवाह की एज भी बढ़ती जा रही है। लेकिन पुराने टाइम में जैसे अपन लोग तेजा जी पढ़ते हैं तो उनमें गीत गाते हैं कि पीड़ा पोतड़ा प्रणायो कुंवर तेजा रे, यानी तेजा जी जब 6 महीने के थे तब उनकी शादी हो गई थी। डोला मारू की कहानी अपन जब सुनते हैं तब देखते हैं कि भाई मारू की जब शादी हुई थी तो मारू तो 1.5 साल की थी, डोला 3 साल का था। तो पेमल 4-5 महीने की, मारू 1.5 साल की। क्या 1.5 साल की बच्ची ससुराल चली जाएगी? नहीं, विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के बाद वो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। और बाद में जब उसकी उम्र हो जाती ससुराल जाने योग्य, तो उसे ससुराल भेज दिया जाता था। तब तक वो मम्मी पापा के साथ ही रहती। बाद में ससुराल भेजना, उसको बोला जाता है मुकलावा या आणो। अपन नॉर्मली गांव में देखते हैं किसी लड़की की शादी और कि वो ससुराल नहीं जा रही होती है, तो अपन कहते हैं कि भाई शादी तो होगी लेकिन हाल आणो जानो को नहीं, यानी अभी आणो नहीं किया है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट, ओलंदी। लड़की की शादी में दहेज के रूप में कुंवारी कन्याएं देना, गलत है, गलत है। हां, लड़की के साथ ससुराल भेजना वो ओलंदी है, लेकिन वो ओलंदी इसका मतलब यूं नहीं है कि परमानेंट वहां दहेज में वहीं रहेगी, वापस आ जाएगी। लड़की की शादी में दहेज के रूप में कुंवारी कन्याएं देना, इसको क्या बोला जाएगा? डावरिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डावरिया बोला जाएगा। ओलंदी का मतलब जब नवविवाहिता पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ में लड़की या महिला जाती है, लेकिन वो परमानेंट वहां नहीं रहती, वो वापस आ जाती है, वो दहेज नहीं है। तो दहेज वाली जो कन्याएं होती है उनको क्या बोला जाता है? डावरिया। वर पक्ष की तरफ से दिया जाने वाला बोझ जानोटन, ये तो ठीक है। सामेला, वर पक्ष का वधु पक्ष द्वारा कलश में नारियल रखकर बारात का स्वागत करना, यह भी सही है। इसका मतलब आपका अनमैच्ड जो पेयर है, अनमैच्ड जो जोड़ा है, वो आपका ऑप्शन क्रमांक कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ओलंदी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 असंगत अपने से पूछा है तो ओलंदी। अगला बताओ देखे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ कुछ आभूषण है और सामने उनके अंग लिख रखे हैं शरीर के, कौन सा आभूषण कहां पहनते? फटाफट बताओ देखे, कौन सा आभूषण कहां पहनेंगे? मेमंद, कान, लटकन, कंठ, कंदोरा, सिर, टुस्सी, कमर। देखिएगा, सिंपल सिंपल से ऑर्नामेंट से। सबसे पहले मेमंद। मारे मेमंदली गड़वा दे, मारो माथो चमका दे, मारी मेमंदली गड़वा दे, मारो माथो चमका दे। इसका मतलब मारी मेमंदली गड़वा दे, मारो माथो चमका दे। मेमंद कहां पर? माथे पर, सिर पर। मेमंद सिर पर, मेमंद सिर पर। इसका मतलब एक के आगे बताओ क्या होगा? 3। लटकन, हमारा कल्ला काना सु लटके मारी लट्टे कन, मारा कल्ला काना सु लटके मारी लट्टे कन। यानी वो कह रही कि मेरे खूबसूरत से कानों से लटकन लटक रही। कानों में एक लंबी जो लड़ लटकती है उसको बोला जाता है लटकन। इसका मतलब बी का उत्तर जो होगा वो हो जाएगा कान। कान का मतलब 1। कंदोरो गड़ा दे मारे झट को लगा दे, जदे नाचू मारी साहिबा हो, जदे नाचू मारी साहिबा, मारे कमर रो कंदोरो। कंदोरा, कंदोरा बताओ कहां का है? कमर का। मारे गला माई ठुस्सी, ठुस्सी कहां पर? गला। गला मतलब कंठ हो जाएगा। तो देख लो, सी के आगे बताओ क्या हो जाएगा? कंदोरा। सी के आगे कंदोरा, कमर। 4 डी टुस्सी, टुस्सी के आगे कंठ मतलब 2।
3 1 4 2, 3 1 4 2, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। अनारकली की बावड़ी बूंदी, मृगा बावड़ी सिरोही, तापी बावड़ी उदयपुर, चांद बावड़ी आबानेरी, कितने युग में आपके सुमेकित है, कितने युग में सुमेरित है, यह आपको छांटना है। देखो, अनारकली डिस्को चली, अनारकली बावड़ी और रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी ये कहां पर है? बूंदी के अंदर है। रानी जी की बावड़ी बूंदी। और किसने बनाई थी? अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, रानी नाथावती, लार्ड कंवर नाथावती पूरा नाम था। और इसी नाथावती की एक दासी थी जिसका नाम था अनारकली, उसने अनारकली बावड़ी बनाई थी। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, तापी बावड़ी उदयपुर, ये गलत है। तापी बावड़ी उदयपुर में नहीं है। औस्ती जी की बावड़ी और तापी बावड़ी ये दोनों की दोनों आपकी कहां पर है? 12 के अंदर है। एक तो औस्ती जी की बावड़ी और एक आपकी तापी बावड़ी, ये दोनों की दोनों आपकी बताओ कहां पर है? औस्ती जी की बावड़ी और तापी बावड़ी दोनों की दोनों जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है चांद बावड़ी, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चांद बावड़ी बताओ कहां पर है? आबानेरी दौसा के अंदर है। चांद बावड़ी आबानेरी, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा। मृगा बावड़ी सिरोही, ये भी ठीक है। तापी बावड़ी और औस्ती जी की बावड़ी शाहाबाद 12 के अंदर है। शाहाबाद 12 के अंदर है, शाहाबाद 12 के अंदर है, ध्यान रखना। तो इसके अंतर आपका कौन सा? 1 2 और 3, 3 युग्म सही है। मतलब ऑप्शन क्रमांक कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो ये कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है दोस्तों।